हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी रीजनिंग की स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम रीजनिंग का पूरे 15 प्रश्नों का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। आपको पता है आपके एग्जाम में 7 से 8 टॉपिक ही पूछे जाते हैं रीजनिंग के और हमने उन्हीं टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। देखिएगा आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारा मकसद यही है कि अगर आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं तो आपके पांचों की पांचों प्रश्न सही होने चाहिए। ठीक है, सभी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे, सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले जो हमारी पिछली क्लास रीजनिंग की हुई थी परसों, उसके अंदर हमने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, प्रश्न आपके सामने था ये और आपको बताना था इनमें से राइट आंसर क्या होगा। देखिए ए के बाद क्या है, बी को छोड़कर सी, फिर डी को छोड़कर ई, फिर एफ को छोड़कर जी और यहां पर एच को छोड़कर आई आएगा। अब देखिए कौन सा इनमें से दो ऑप्शन है आई वाले। देखिए पहले बड़ा अल्फाबेट है कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल और आगे जो आएगा वो आपका कैपिटल में आएगा डबल आई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कुछ विद्यार्थी यहां पर ऑप्शन डी को भी दे रहे थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा जी। अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा प्रश्नों की संख्या टोटल 15 है और टारगेट मैं आज फिर से आपको दूंगा 12 क्वेश्चन राइट करने का और ये हमारा रीजनिंग का टेस्ट नंबर 2 है। आप ही से पूछा गया था कि रीजनिंग की क्लासेस हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, तो लगभग सभी ने बोला था कि इसको भी कंटिन्यू रखिएगा ताकि प्रैक्टिस हो सके। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में से ऐसे कितने जीरो हैं जिनके ठीक पहले एन और ठीक बाद में 7 हो। ये आपको सीरीज दे रखी है, इसमें बताना है कि ऐसे कितने जीरो हैं जिनके ठीक पहले एन आता हो और ठीक बाद में 7 आता हो। जल्दी से बताइए क्या आंसर करेंगे। अगर आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले जीरो को ही पकड़ेंगे। एक जीरो मैंने देखा यहां पर, इसके ठीक पहले एन आ रहा है और ठीक बाद में 7 आ रहा है, तो एक आपका ये हो गया। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट जीरो आपका ये है, इसके तो पहले 7 है जबकि हमको पहले क्या चाहिए, एन चाहिए, तो ये तो आपका बनेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद एक जीरो आपकी ये है, ठीक पहले एन है ठीक बाद में 7 है, तो एक आपका ये बन जाएगा। फिर एक और जीरो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक पहले एन है ठीक बाद में 7 है, एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर जीरो क्या है, ठीक पहले एन ठीक बाद में 7, एक पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, इस जीरो को लेंगे, यहाँ पे ठीक पहले 7 है तो ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 यानी कि टोटल 4 जीरोज ऐसी हैं जिनके ठीक पहले एन आता है और ठीक बाद में 7 आ रहा है। सभी ने सही आंसर दिया होगा और सभी को समझ में भी आ रहा होगा। लाइक जरूर करिएगा, समझ में आएगा तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक ही समूह से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। जल्दी आंसर दीजिए, आपके सामने है और ये क्वेश्चन बेसिक है, बिल्कुल रीजनिंग का, बिल्कुल बेसिक। अगर ऑड इवन लगाओगे तो फंसोगे क्योंकि सभी संख्याएं ऑड हैं, विषम हैं। इसमें क्या देखना है आपको, मल्टीपल चेक करना है, कौन सा इनमें से एक ही चीज का मल्टीपल है। बस अगर आपने लॉजिक पता कर लिया ना तो आपका हर एक क्वेश्चन रीजनिंग का आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये क्या है जी, 3 का मल्टीपल है, 3 से भाग हो जाएगा, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा और 39 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बट 65 जो है यह 5 से डिवाइड होगा या फिर 13 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो कर पाते आसानी से, क्योंकि आपका बहुत सारे विद्यार्थी का इसमें दिमाग ही नहीं जाएगा यहाँ पर, है ना। अगर उसके बाद भी आप सभी बी आंसर कर रहे हैं, आपने लॉजिक पकड़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। भाई बोला है कि यदि माया रीचा के माता के पति की बहन है तो माया का रीचा से क्या संबंध है। इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए ध्यान से, बोल रही है कि जो माया है वो रीचा की जो माता है, रीचा की माता के पति कौन हुए,
ऋचा के पिता ही तो हुए हैं। जो ऋचा की माता है उसके जो हस्बैंड है वो ऋचा के फादर होंगे, ठीक है। यानी कि ऋचा के फादर की जो बहन है वो कौन है, माया है। अब ऋचा के फादर की बहन है तो माया ऋचा की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। माया का ऋचा से क्या संबंध है, तो ये उसकी बुआ लगेगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सिंपल है जी, इसमें ग्राफ नहीं बनाना था। अगर आप कुछ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बिना ग्राफ के भी सही हो जाएंगे, समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। कौन सा शब्द स्टिमुलेशन के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन अवेलेबल है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा भाई, ठीक है। अब आंसर करिए, और क्लास प्रीमियर्ड है तो प्लीज कमेंट के लिए मत बोलिएगा कि मेरा नाम लीजिए, हमारा कमेंट पढ़िए, है ना। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो क्लास के बाद कमेंट कर दीजिएगा। देखिए कौन सा शब्द स्टिमुलेशन के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। अगर आप सभी यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं स्ट्रिक्ट, इसके अंदर अल्फाबेट आ रहा है सी, जबकि स्टिमुलेशन में सी अल्फाबेट है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 5 नंबर है आपके सामने। यदि 1 मार्च को बुधवार है तो 31 मार्च को कौन सा दिन होगा, यानी कि उसी मंथ की बात कर रहा है। अब कैलेंडर मत बोलना कि एग्जाम में आता नहीं है, सिलेबस में नहीं दे रखा है कैलेंडर। बट अगर हम अग्निवीर के पिछले 3-4 एग्जाम देखें जो अक्टूबर, नवंबर और जनवरी में हुए थे, उसमें ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, और ऐसे बेसिक तो देखो आपको आने भी चाहिए, ठीक है। आंसर करिए जल्दी से। क्या बोला है कि 1 मार्च को क्या है जी, बुधवार है, यानी कि वेडनेसडे है। तो देखिए 31 मार्च को बताना है क्या होगा, ठीक है। या तो आप सारे दिन को 30 दिन को 7 से भाग करके भी लिख सकते हैं, पर मैं और बेसिक बता देता हूं आपको, ठीक है। देखिए 1 मार्च को वेडनेसडे है, अगला वेडनेसडे कब आएगा, 8 मार्च को आएगा, ठीक है जी, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, अगले 7 दिन बाद वेडनेसडे आएगा। फिर 8 और 7 अगला वेडनेसडे 15 तारीख को आ जाएगा, राइट। 15 और 7 22, अगला वेडनेसडे 22 को आएगा, और उससे अगला वेडनेसडे आ जाएगा आपका 22 और 7 29, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 29 मार्च को बुधवार है, ठीक है। अब 31 मार्च को बताना है। अगर 29 को बुधवार है तो 30 को गुरुवार होगा और 31 को शुक्रवार होगा, फ्राइडे होगा जी। ऑप्शन ए। चलें आगे। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है। किसी कोड भाषा में स्टडी को YTUDS लिखा जाता है तो फ्रूट को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। ये तो क्वेश्चन एग्जाम का है, पूछा गया है, बस स्टेटमेंट ही चेंज करते हैं हम, बाकी प्रश्न तो एज इट इज रहते हैं। बताइए आंसर। अब देखिए ध्यान से, क्या कहा है कि स्टडी को क्या लिखा गया है। देखिए STUDY, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो TUD जो है ये बीच में एज इट इज है भाई, TU और D ये तो बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ है, यानी कि जो S है ये लास्ट में चला गया है और ये Y जो है ये पहले आ गया है। पहले और लास्ट अल्फाबेट को क्रॉस किया गया है, बाकी तो एज इट इज बीच में सेम टू सेम है। तो फ्रूट का बताना है, कैसे करेंगे, सिंपल है, अब तो कर लोगे। अरे भाई अब तो कर लोगे ना। देखिए T इस तरफ आ जाएगा और F चला जाएगा सबसे लास्ट में, बाकी R, U और I एज इट इज रहेंगे, बीच के 3 अल्फाबेट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, TRUIF, TRUIF, ऑप्शन बी अवेलेबल है जी। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी क्या सभी ने आंसर किया है। और आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। लीजिए ये क्वेश्चन आपके थंबनेल में लगा हुआ है ना। आंसर कर दीजिए कौन सा लॉजिक लगेगा, बस लॉजिक पकड़ना है। लॉजिक पकड़ लिया तो प्रश्न तो पकड़ में आ ही जाएगा, आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए फालतू लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे 24 से 8 बना है। अब 24 से 8 कैसे बनेगा, या तो फिर 8 या 24 करके लगा सकते हैं हम, ये वाला लॉजिक है ना।
तो यहां पर तो 3 से मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है भाई कुछ भी। अगर हम 4 से करेंगे, 4 से करेंगे तो यहाँ पे 16 चौके 64 होगा, पर ये लॉजिक चलेगा नहीं। अगर यहां पर 3 से किया है तो यहां पर भी 3 से करना होगा। तो अगर आप में से कोई 16 आंसर दे रहा है ना, तो वो गलत आंसर दे रहा है भाई। अब देखिए, ये मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, आप कैसे सोचोगे एग्जाम में। अब देखिएगा, ये अगर मैं 2 गुणा 4 कर दूं तो भी तो 8 बन जाएगा, बन जाएगा ना। ऐसे ही अगर मैं 6 गुणा 4 कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 24। अब ये क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशंस को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लीजिए, इसका आंसर करिए। इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, बताइए जल्दी से। अब अगर इसको भी आप ध्यान से देखें, आप 2 से 8 बना है तो 2 गुणा 4 करके 8 बना सकते हैं, 2 चौके 8। फिर यहां पे आपको 4 गुणा 4 भी करना पड़ेगा, 4 चौके 16, और 16 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है भाई। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक तो अपना लगा नहीं। अब 2 से 8 कैसे बनेगा, अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं तो 8 बन जा रहा है ना। ऐसे ही 4 की पावर 3 करेंगे, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ऑप्शन सी अवेलेबल है। लीजिए, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर कर दीजिए फटाफट से, सुपर इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, किसी कोड भाषा में 8 को IEGTH लिखा जाता है, तो आउटर को कैसे लिखेंगे बताइए। लीजिए, अब अगर मैं यहां पर देखूं, शब्द है हमारे पास 8, EIGHT। इसमें क्या है, देखिए सेंटर में तो G है ना दोनों के, यानी कि सेंटर में G आपका कॉमन है, एज इट इज है। ठीक है, अब ये अच्छा देखो, इनको आपस में क्रॉस किया है I और E, और इनको क्रॉस किया है तो यहाँ पे T और H। ये लॉजिक लगा है भाई, सिंपल। आउटर में क्या है, T बीच में है तो T आपका सेंटर में हो जाएगा। U और O को आपस में क्रॉस करेंगे, U और O, और यहां पर करेंगे E और R को, तो यहाँ पे R और E, UOTRE, UOTRE, ये ऑप्शन सी अवेलेबल है। देखो, जल्दबाजी में भी आप आंसर निकालने के बाद अगर आपने गलत ऑप्शन चूज कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। UOTRE ऑप्शन आपका सी करेक्ट है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको क्लास में मजा जरूर आ रहा होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ऐड किए हैं। रीजनिंग की भी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, तो आपकी माइंड और अच्छे से डेवलप हो सके और कई तरह से आपको सोचने की तरकीब पता लगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को सोचना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस में अप्रोच लगानी है, ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सके। ठीक है, कमेंट करेंगे तो ये क्लासेस जो हमारी रीजनिंग की चल रही है प्रैक्टिस सेट वाली, इसको कंटिन्यू भी करेंगे हम। ठीक है, तो ये अभी कमेंट के ऊपर था, हमने क्लासेस सेकंड लेके आए हैं। अगर इसमें रिस्पांस अच्छा आया आपका तो रीजनिंग की क्लासेस भी कंटिन्यू रहेंगी, राइट। और रीजनिंग के जो टॉपिक है वो टॉपिक करवा देंगे आपको। कमेंट कर रहे थे कि टॉपिक नहीं करवाएंगे क्या, तो टॉपिक भी आपको करवाए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फिलहाल टेस्ट लगाइएगा। विषम का चयन करें। और स्टूडेंट पूछ रहे थे कुलदीप सर जो मैथ की क्लासेस ले रहे हैं चैप्टर वाइज, वो कब तक आएंगे, है ना। तो वो 17 की ट्रेन है, वो 18 तक पहुंचेंगे अहमदनगर, और मे भी आपकी 19 तारीख से जो है वो क्लासेस चालू हो जाएं। ठीक है, आज 15 दिन है, 3 दिन के बाद शायद क्लासेस आपकी चालू हो जाएंगी। विषम का चयन करें, बताइए, देखिए ध्यान से, विषम का चयन करें। यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हैजा जो है यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु से। यहां पे आपको कवक दिया है। बाकी मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, टिटनस बैक्टीरिया से, रेबीज वायरस से, ये तीनों सही हैं। हैजा जीवाणु से होता है, कवक से नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ, बताइएगा जल्दी से, डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया। लीजिए, अमन 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, अतः अंत में वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। वह अपने स्थान से कितनी दूरी पर है, जल्दी से बता दीजिए। कैसे करेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा और इधर कर देते हैं साइड में शिफ्ट। ध्यान से देखिएगा जी, डायरेक्शन मैंने आप सभी को बताई है, पर मैं हर क्वेश्चन में बताऊंगा क्योंकि हर बार हमारे साथ नए बच्चे भी लाइव में जुड़ते हैं। देखिए,
ये आपकी दिशा होती है पूर्व, ये दिशा होती है पश्चिम, ऊपर उत्तर दिशा है और नीचे है आपकी दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, राइट। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि अमन 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये मान लीजिए मैंने अमन की डायरेक्शन है, अमन है ये, उत्तर की तरफ जाएगा तो ये जाएगा ऊपर की तरफ कितना, 10 किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है। अब दक्षिण दिशा तो भाई नीचे ही है, यानी कि ऊपर 10 किलोमीटर गया है तो फिर 6 किलोमीटर वापस आ गया नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहीं से वो 6 किलोमीटर जो है वापिस नीचे की तरफ आ गया है, यानी कि टोटल लेंथ आपकी कितनी है, 10 है, जिसमें से 6 किलोमीटर नीचे आ गया है, कितनी बची है अब नीचे, 4 किलोमीटर की लेंथ बची है, ठीक है। यहां पर पहुंच गया है 6 किलोमीटर नीचे, अंत में पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब ये चला गया जी पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो है वो पूर्व दिशा की ओर चला गया है। वह अपने स्थान से कितनी दूरी पर है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस बताना है। अब देखिए आकृति फिर से वही बन गई है, कौन सी, समकोण त्रिभुज वाली, है ना। अब ये क्या है, आपका विकर्ण है, हाइपोटेनस का मान निकालना है ना। इसको हम कर्ण भी लिख सकते हैं, के से मैं कर्ण को डिनोट कर देता हूं ताकि मेरे लिए इजी हो जाएगा और आपके लिए भी हो जाएगा, राइट। नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है जी। अब देखिए हमको के की वैल्यू निकाली है, के यानी कि हाइपोटेनस कर्ण है, एल कितना है हमारा यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस बी हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ पे क्या है जी, एच का स्क्वायर है। अब देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर किया है, ध्यान से करिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब ये 4 और 3 7 मत लिख देना, कुछ लोग 7 कमेंट कर रहे होंगे, 5 आंसर आएगा। जब भी ऐसी समकोण त्रिभुज की आकृति बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, हाइपोटेनस वाला। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ, आपके सामने है कि यदि घड़ी का संबंध समय से है तो अखबार का संबंध किससे होगा, कागज, समाचार, चलचित्र या फिर नौकरी, आंसर करिए जल्दी। इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और जितनी पुरानी पीडीएफ्स थी वो हमने सारी अपलोड कर दी हैं टेलीग्राम चैनल पे। आज की क्लास जो मॉर्निंग में लगी थी उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड हो गया है। और आप सभी डिमांड कर रहे थे, मैंने भी मॉर्निंग की क्लास में पूछा था कि आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो मैं कल आपको कोई टॉपिक करवा दूं, प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम, या फिर 2020 का जो मेरे पास पेपर पड़े हैं बहुत सारे, उसमें मैं आपको जीके और जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस करवा दूं। तो लगभग 90% स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जीके और जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन ही करवाइएगा। तो कल की क्लास में सुबह 10 बजे ये क्लास डिस्कस करेंगे, टॉप 100 जीके और जीएस के 2020 में आर्मी में पूछे गए प्रश्न, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, घड़ी का संबंध समय से है तो अखबार का संबंध समाचार से होगा। घड़ी में हम समय देखते हैं, अखबार से हम समाचार पढ़ते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, हिंदी की एक कक्षा में रमेश का क्रम ऊपर से 21वां है और नीचे से 30वां है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यह क्वेश्चन पिछली क्लासेस में भी करवाया है, रीजनिंग की, मतलब इसी टाइप का, रैंकिंग का ही, ठीक है। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन की क्या टाइप बताई है कि जब भी एक ही स्टूडेंट दिया हो और उसकी आगे या पीछे से या फिर ऊपर या नीचे से, ठीक है, एक ही स्टूडेंट की 2 बार वैल्यू दी हो तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसमें रमेश की वैल्यू ऊपर से दे रखी है और नीचे से भी 30 दे रखी है, तो हम 21 में 30 को ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा आपका 51। अब क्योंकि रमेश एक ही पर्सन है, उसको 2 बार ऐड किया गया है,
तो हम इस 51 में से एक बार का रमेश माइनस कर देंगे तो क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं जी। ऑप्शन क्या सी सभी ने आंसर किया है? मैच कर लीजिए। और मैच कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। आंसर करिए, श्रृंखला को हल करें। यहां पर कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है और क्या राइट आंसर आएगा बताइए। देखिए, मैं देख पा रहा हूं कि 7 में 2 जोड़ा गया है तभी 9 बना होगा, ठीक है। और 9 में 3 जोड़ा गया है तभी 12 बना होगा। 12 में 2 जोड़ा गया है तभी 14 बना होगा। 14 में 3 जोड़ा गया है तो यहाँ पे 17 बना है। यानी कि +2 +3 +2 +3, फिर यहां पर +2 हुआ है, आगे हो जाएगा +3। 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22। ऑप्शन डी आंसर मैच कर लीजिए। ऑप्शन डी क्या सभी ने आंसर किया है? चलिए फिर बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का दिया है, ये लेकर जाइएगा। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ घटाना है तथा भाग का अर्थ जोड़ है, तो इस इक्वेशन को हल करें। चलें सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, बोर्ड मास लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन बनता है। पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस, ठीक है। अगर ब्रैकेट होती तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। अब देखिए, ये है वैल्यू आपके सामने 18। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस कहां है भाई? माइनस का अर्थ है भाग करना, ठीक है। यानी कि 18 डिवाइड 3। प्लस यहां पे है, प्लस का अर्थ है गुणा करना, गुणा 2। डिवाइड का अर्थ क्या है? जोड़ना, +1। और मल्टीप्लाई का अर्थ है घटाना, यानी कि -1। ओके, अब इसको यहां पे कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। कैंसिल करिए। देखिए, 3 से 18 को भाग करेंगे तो 3 छिके 18, 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 12। 12 में +1 कर दिया है, फिर -1 किया है ना। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट जाएगा। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन सी। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है क्या? तो दोस्तों, ये थे आपके रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, पूरे 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सीरीज हम कंटिन्यू रखें। आपकी कमेंट, आपके रिस्पांस पर ही सब निर्भर करता है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। इन 15 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। हमारी जब नेक्स्ट क्लास लगेगी रीजनिंग की, तो इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि यदि कूलर को 12 से कोडित किया जा सकता है तो ऐसे ही रमी को कैसे कोडित करेंगे। ऑप्शन अवेलेबल हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।